हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5 मैथ गणित का समांतर श्रेणी या श्रेणी, इसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है एपी भी कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल से पहली बार है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी होता क्या है? समांतर श्रेणी होता क्या है? तो वैसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, या योग के हिसाब से या घटाव के हिसाब से या किसी भी हिसाब से, जब समान उसमें अंतर होता है तो उसे हम समांतर कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे एक श्रेणी हम लोग देखते हैं, एक हम लोग श्रेणी देखते हैं, इसको श्रेणी भी कहा जाता है और श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक श्रेणी लेते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो एक हम लोग श्रेणी देख लेते हैं, जैसे एपी देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इसमें श्रेणी इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो पहले वाले संख्या को हम लोग पद कहते हैं। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, मतलब सब एक पद है और पद के मिलने से एक श्रेणी बनता है। पता है ये श्रेणी का निर्माण कैसे होता है? श्रेणी का निर्माण जो है कैसे होता है? तो पदों के मिलने से श्रेणी का निर्माण होता है, और वो श्रेणी जो होगा अगर समान होगा, समान अंतर के रूप में होगा, ठीक है, या जोग के हिसाब से हो या अंतर के हिसाब से हो, अगर समान रहेगा तो वो एक श्रेणी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए समान अंतर है, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 10 जोड़ेंगे तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। तो इसको बोलते हैं हम लोग पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, इसको चौथा पद और इसको पांचवा पद। इसी तरह से छठवां पद, सातवां पद, अनंत इन्फिनाइट तक आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर अंत में किसी संख्या को रोक दिया जाता है, सपोज मानकर चलिए हम यहाँ 50 करके इसको स्टॉप कर दिए, तो ये 50 जो है ये मेरा पद किस स्थान पर आएगा, तो उसको मालूम करने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं ए एनवा पद 50 हो गया। ए एनवा पद क्या हो गया? 50 हो गया। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि पहला पद क्या है, तो पहला पद आपका A1 2 है। अगर कोई कहे पांचवा पद क्या है, तो पांचवा पद A5 क्या है? 10 है। ठीक है, तो ये देखा जाए कि यह जो श्रेणी है धनात्मक है, ऋणात्मक है, कौन सी श्रेणी है? तो श्रेणी को देखने के लिए मालूम चल रहा है कि इसमें 2 जुट रहा है, अर्थात 2 में 2 जुट रहा है तो ये धनात्मक है। 4 में 2 जुट रहा है अर्थात ये धनात्मक है। तो ये जो श्रेणी है धनात्मक है। जिस तरह से यह श्रेणी धनात्मक है, उसी तरह से श्रेणी ऋणात्मक भी होती है। जैसे देख लेते हैं अगला एपी में, जैसे 8, फिर 6, फिर मान लेते हैं 4, फिर यहाँ पर आपका आ गया संख्या 2, फिर 0, फिर यहाँ पर और बढ़ाना चाहेंगे तो -2, बढ़ाना चाहेंगे तो -4। तो 8 में से 2 घटा तो 6, 6 में से 2 घटा 4, 4 में से 2 घटा 2, 2 में से 2 घटा 0, 0 में से 2 घटा -2। तो ये आपका जो श्रेणी कहलाएगा ऋणात्मक कहलाएगा। एक होता है समान श्रेणी, ना उसमें योग हो रहा है ना घट रहा है, वो समान चल रहा है। जैसे कि वो श्रेणी को मान लेते हैं हम, जैसे 5, 5, 5, 5, 5, ये भी आपका एक श्रेणी कहलाएगा। ये भी क्या है? आपका एक श्रेणी है, जिसमें 5 में से अंतर जो है इसका 0 है, इसका अंतर 0 है, इसका अंतर 0 है, इसका अंतर 0 है। या योग के हिसाब से भी क्या है, 5 में 0 जोड़े तो 5, 5 में 0 जोड़े तो 5, 5 में 0 जोड़े तो 5। ये भी आपका एपी में है। ठीक है, तो श्रेणी को हम लोग 3 तरह से समझे। अगर आएगा कि जो श्रेणी होती है किन तरह से होती है, तो शून्य भी आपका इसमें जो घटाव हो रहा है, इसमें आपका घटाव निरंतर -2 का हो रहा है, इसमें निरंतर +2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा A1 इसका हो गया, A2 इसका हो गया, A3 इसका हो गया, A4 इसका हो गया।
तो ये सब आपका A1 8 है, A2 6 है, A3 4 है, A3 4 है, A4 2 है। अगर कोई पूछे कि इस श्रेणी में A4 क्या है, तो इस श्रेणी में A4 जो है 2 है। इस श्रेणी में A1 क्या है, तो 8 है। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर का इंग्लिश क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। जैसे इसी श्रेणी को हम लोग ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ यह श्रेणी है 2 4 6 8 10। इसका पहला पद है A1, दूसरा पद है A4, तीसरा पद है A6, चौथा पद है A4, पांचवा पद है A5। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है कि दोनों के बीच का अंतर। कॉमन डिफरेंस दोनों का बीच का अंतर, यानी कि अंतर का मतलब डी, वही कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये 2 मालूम कैसे चला? तो डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस A1। तो क्या डी बराबर केवल A2 माइनस A1 ही होता है? नहीं, यहाँ क्या होता है, बाद वाले संख्या से पहले वाले संख्या को जब भी आप घटाइएगा तो डी का वैल्यू बराबर आएगा, अर्थात कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा। तब ही आएगा जब वह AP में रहेगा तब। AP का मतलब ये हुआ उसका जब आपका समांतर जो है, क्रम जो है बराबर होना चाहिए, इसका अंतर या योग जो होना चाहिए बराबर रहना चाहिए, तभी ही समांतर श्रेणी में वो समझा जाएगा, AP में समझा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मानकर चलिए कि यहाँ पर क्या यह AP है, तो हाँ AP है, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसीलिए यह क्या है, AP है। अब प्रश्न उठता है कि क्या AP जो है किस तरह का AP होता है और वो कौन कौन AP होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 9 12 15 19, ये AP है या नहीं है? यह AP है या नहीं है? तो देखिए 5 में 4 जुटा तो 9 आया, 9 में 4 जुटा नहीं जुट रहा है, यहाँ पर 3 जुट रहा है, अब यहाँ पर 3 जुट रहा है और यहाँ पर 4 जुट रहा है। तो यहाँ पर 4 जुट रहा है, यहाँ पर 3 जुट रहा है, यहाँ 9 में 3 जुट रहा है, यहाँ 5 में 4 जुट रहा है, तो यह AP नहीं है, यह AP जो है नहीं है, यह AP नहीं है। ठीक है, लिखेंगे यह AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है। AP कब होगा? जब उसका सार्वअंतर बराबर रहेगा। जैसे अभी हम बताएं, जैसे 3 8 13 और इसको आप मान लीजिए 18, इसको आप 23। अब इसमें देख लिया जाए कि यहाँ पर 3 में से 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में से 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। तो यह क्या होगा, यहाँ पर सब 5 5 आ रहा है, यहाँ पर सब कितना आ रहा है, 5 5 जोड़ने पर आ रहा है, यहाँ जोड़ने पर बाबू कितना सब आ रहा है, 5 5 आ रहा है, इसीलिए कहेंगे कि यह AP है। बात समझ में आ गया ना, कौन AP है और कौन AP नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। जो श्रेणी एक समान मान अंतर लेकर चले, एक वह श्रेणी जो समान मान अंतर लेकर चले वह AP में होगा, और जो समान मान अंतर न लेकर चले, कहीं बढ़ जा रहा है कहीं घट जा रहा है, तो वह AP में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। इसका D का वैल्यू सब बराबर आ रहा है। देखिए बाबू यहाँ D का वैल्यू सब क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कैसे D निकला कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जा रहा है, 8 में से 3 को घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, या तीसरा पद या चौथा पद या पांचवा पद
आप किसी पद से पहले वाले पद को घटा दीजिएगा तो 5 आएगा। तो d का वैल्यू हमने बताया a2 माइनस a1 भी हो सकता है, d का वैल्यू a3 माइनस a2 भी हो सकता है, d का वैल्यू a4 माइनस a3 भी हो सकता है। कहीं पर आप किसी को भी घटाइएगा, कहीं पर आप किसी को भी घटाइएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा, 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 आएगा, और यहाँ पर 18 में से 13 को घटाइएगा तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। हर एक जगह पर जब डी का वैल्यू बराबर आ जाएगा तो वह जो श्रेणी है बाबू, वह श्रेणी किस में होगा, एपी में होगा। बोलिए समझ में आ रहा है। तो एपी का मतलब समझ गए कि समांतर श्रेणी में वो होगा। तो समांतर श्रेणी में आपका अंतर धनात्मक भी हो सकता है, आपका अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, और आपका अंतर शून्य भी हो सकता है। ध्यान देना है बाबू, एक बार फिर से आंसर इसका, आपका एपी में अंतर धनात्मक भी हो सकता है, आपका एपी में अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, आपका एपी में अंतर शून्य भी हो सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है कि एपी में शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक या इनमें सभी हो सकता है। तो इनमें सभी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है एपी, ऋणात्मक भी हो सकता है एपी, और शून्य भी हो सकता है एपी में। डी का मान क्वेश्चन में पूछेगा कि डी का मान क्या हो सकता है एपी में। एपी में क्वेश्चन है बाबू, एपी में डी का मान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो बताइए डी का मतलब क्या समझे। डी का मतलब होता है बाबू सार्व अंतर। डी का मतलब क्या होता है बाबू, सार्व अंतर। तो एपी में सार्व अंतर क्या हो सकता है, क्वेश्चन है। एपी में, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, एपी में सार्व अंतर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है बाबू, आप इसको कमेंट कर बताइए, आप इसको कमेंट कर बताइए कि एपी में सार्व अंतर को डी कहते हैं, एपी में सार्व अंतर को डी कहते हैं, क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, या सभी हो सकता है। तो अभी हमने बताया एपी धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक का मतलब होता है बाबू प्लस, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, और शून्य मतलब जान रहे हैं जीरो, या सभी मतलब कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों यहाँ पर दिया हुआ है। एपी जो मान होता है वह धनात्मक में इसमें मान आया, इसमें ऋणात्मक में मान आया, और इसमें यहाँ पर आपका किस में मान आया, शून्य में मान आया। यहाँ बाबू किस में मान आया, शून्य में मान आया। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, समझ में तो आ रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो एपी में सार्व अंतर जो होता है सभी होता है, क्या होता है, सभी होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे सीखते हैं। ठीक है, अब तो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अगर मानकर चलिए एक श्रेणी है, और वह श्रेणी है 3, 8, 11 ही होगा, 13, 13, 18, 23 इसी तरह जा रहा है। तो इस श्रेणी को निर्माण हुआ कैसे है, किस मान से इस श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो श्रेणी बनाने का एक फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, इसको कहते हैं पहला पद। पहला पद को आप ए कह सकते हैं या A1 भी कह सकते हैं। तो दूसरा पद का निर्माण कैसे हुआ, पहला पद ए हो गया, दूसरा पद का निर्माण कैसे हुआ, तो ए में डी जब जुड़ता है तो दूसरा पद बनता है। ठीक है, यानी कि A1 बराबर ए, A2 बराबर क्या हुआ बाबू, ए में डी जुड़ गया। तो उसी तरह से तीसरा पद का निर्माण कैसे होगा बाबू, तीसरा पद का निर्माण होगा कैसे, ए प्लस डी में डी जोड़िएगा, डी में तो डी नहीं जोड़िएगा,
ऐसे लिखिएगा तो अच्छा नहीं लग रहा है, डी प्लस डी कर दीजिएगा तो तीसरा पद तो बन जाएगा, लेकिन इसी को डी में डी जोड़ने का अर्थ यह हुआ कि 2D कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू? 2D, यानी कि तीसरा पद जो बनेगा वो किस के लिए बनेगा? a प्लस 2D के लिए, और ये चौथा पद के लिए हो जाएगा a प्लस उसी तरह से 3D, और ये पांचवा पद के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस 4D। अर्थात A4 के लिए क्या जान गए? a प्लस 3D, और A5 के लिए क्या जान गए? a प्लस 4D। तो इससे क्या होता है बाबू? इससे क्या होता है? एक सूत्र बनता है AP निर्माण करने का सूत्र, AP बनाने का सूत्र। अगर आपको दे दिया गया है पहला पद, अगर आपको दे दिया गया है पहला पद यानी कि a बराबर 5 और सार्व अंतर, क्या बाबू? सार्व अंतर का अर्थात d का मान दे दिया गया है आपका 4, तो कहेगा आप AP का क्या कीजिए? निर्माण कीजिए। AP का 5 पदों तक निर्माण कीजिए। कितने पदों तक? 5 पदों तक निर्माण कीजिए। लिख देगा AP को 5 पदों तक बनाएं। 5 पदों तक बनाएं। कैसे बनाइएगा? तो देखिए, पहला पद इस सूत्र से बनाना है 5 पदों तक। पहला पद a है तो हम 5 पदों तक का सूत्र लिख दिए, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो यहाँ पर a बराबर क्या करिएगा? 5 करिएगा। a बराबर 5 प्लस d का मान क्या दिया बाबू? 4। तो 5 प्लस 2, d का मान क्या लिखिएगा बाबू? 4। 5 प्लस 3, d का मान क्या लिखिएगा? 4। उसी तरह 5 प्लस 4, d का मान 5। देखिए 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 दूनी के 8, 8 5 13 हो गया। ठीक है ना बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अब यहाँ पर देखिए, चरतियाँ 12, अब 12 और 5 कितना होता है? 17 हो गया, और यहाँ पर 5 चौका 20, अब 20 5, चरतियाँ 12, अब 12, अब 5 17, और यहाँ 4, d का मान यहाँ पर 4 है, d का मान 4 है। तो d का मान हुआ 4 चौका 16, और 16 और 5 कितना हो जाएगा बाबू? 21। यही आपका क्या मिल गया? 5 पदों तक AP मिल गया है। AP को 5 पदों तक हमने बना दिया, 5 9 13 17 और 21। AP का 5 पद आपका बन गया, तो यह AP में हो गया। तो इस तरह से हम यह सूत्र के माध्यम से a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d के माध्यम से हम कोई दिया हुआ रहने पर a का वैल्यू और सार्व अंतर दिया हुआ रहने पर हम कोई AP का मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू? देखिए, इसमें एक सूत्र आता है और वो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। यह सूत्र आता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an क्या होता है बाबू? an क्या होता है? an क्या होता है? an होता है nवां पद। n जो होता है वह होता है nवां पद। a क्या होता है? पहला पद। n फिर यहाँ पर क्या होता है? n होता है कुल पद। d क्या होता है बाबू? सार्व अंतर। d क्या होता है बाबू? सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। इसको कुल पद या पदों की संख्या भी बोलते हैं। पदों की संख्या ही लिख दीजिए, पदों की संख्या ही लिख दीजिए। कुल पदों की संख्या या पदों की संख्या ही लिख लीजिए। इसको पदों की
संख्या ही लिख लीजिए। इसमें बताइएगा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए कि सर जी यहाँ पर यह तरह का दिक्कत है। अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो उसमें लिख सकते हैं सर जी यहाँ पर यह दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ एन को क्या बोलते हैं? एनवा पद। ए को क्या बोलते हैं? पहला पद। एन को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। डी को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। डी को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, जैसे मानकर चलिए एक श्रेणी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें से जानते हैं। अगर मानकर चलिए आपका एक श्रेणी दिया है, बहुत हल्का श्रेणी लेते हैं हम लोग, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, डॉट डॉट, बारहवां पद क्या होगा? बारहवां पद क्या होगा? इस तरह का ये क्वेश्चन लिख लेते हैं 3, 6, 9, ठीक है, डॉट 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 डॉट, बारहवां पद क्या होगा? बारहवां पद का बात कह रहा है तो बारहवां पद का मतलब बाबू क्या समझ में आ रहा है? पहला पद मतलब ए, दूसरा पद का मतलब क्या समझ में आया? ए प्लस डी। तीसरा पद के मतलब क्या समझ में आया? ए प्लस 2d। देखिए जब हम तीसरा पद कह रहे हैं तो ए प्लस 2d आ रहा है, मतलब 3 कह रहे हैं तो 2 आ रहा है। अगर चौथा पद कहेंगे तो ए प्लस 3 आएगा, चौथा कह रहे हैं तो 3d आ रहा है, पांचवा पद कहेंगे तो 4d आ रहा है। यानी कि जितना पद का नाम लिया जा रहा है उससे कम एक संख्या d के साथ मिल रहा है। पांचवा पद कह रहे हैं तो a प्लस 4d आ रहा है। तो यहाँ पर बारहवां पद कहेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? बोलिए क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? बोलिए बारहवां पद अगर कह दिए यानी कि a 12 कह दिए तो क्या हो जाएगा बाबू? अगर a 12 कह दिए तो क्या हो जाएगा? a प्लस 11d हो जाएगा सर जी। a प्लस 11d हो जाएगा सर जी, हो जाएगा ना बाबू? तो आप इसमें से बता दीजिए पहला पद यानी कि a का मान कितना है? तो सर जी a का मान तो 3 है। a का मान क्या है सर जी? 3 है। तो बाबू d का मान क्या है? क्योंकि d का मान a का मान रहेगा तभी ना हम a 12 पद निकालेंगे। a 12 पद निकालने के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा? a प्लस 11d रखना पड़ेगा। तो a का तो मान सर जी निकाल दिए 3, d का मान क्या होगा सर जी? तो आप जान रहे हैं और हमने खुद बताया भी है कि d का मान a2 में से a1 को घटा देंगे। तो बाबू यह आपका a1 है और यह आपका देखिए यह आपका a1 है, यह आपका a2 है, यह आपका a3 है और आपको a12 पद निकालना है, 12वां पद निकालना है। तो आप बताइए a2 में से a1 को घटाइएगा तो a2 क्या है बाबू? a2 है 6 में से घटाइएगा a1 है 3। तो आपका d का वैल्यू क्या निकल गया बाबू? 6 में से 3 गया तो d का वैल्यू निकल गया 3। बोलिए बाबू क्या निकल गया? 3 निकल गया। तो अब चलिए मान रख दिया जाए, a के जगह पर रख दिया जाए बाबू 3 को, 11 के जगह पर 11 रख दिया जाए और d का वैल्यू क्या रखेंगे बाबू? d का वैल्यू क्या रखेंगे? तो 3 रखेंगे। तो बताइए 3 प्लस 11 को 3 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33 और आ गया 3 और प्लस 33 बराबर कितना आ गया बाबू? 36। कितना आ गया बाबू? 36 आ गया। यानी कि 12वां पद कितना निकल गया? 12वां पद हमारा कितना निकल गया? 12वां पद हमारा 36 निकल गया। यही क्या हो जाएगा? श्रेणी अगर 3, 6, 9 डॉट डॉट 12वां पद का जो आंसर आ जाएगा बाबू क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? सर दिक्कत तो एकदम नहीं हो रहा है, दिक्कत तो एकदम नहीं हो रहा है किसी को। चलिए बहुत बढ़िया। दिक्कत अगर नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, दिक्कत अगर नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से जान गए इसका मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए हम लोग जान गए। और वही है यह, वही सूत्र है बाबू यह। इस सूत्र पर भी इस श्रेणी का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर an है, पदों की कुल संख्या अगर दी हुई रहेगी तो इससे मान निकल जाएगा।
इसको क्वेश्चंस को इससे भी मान निकल जाए तो ठीक है। यहाँ तक अगर आपको बहुत बढ़िया से बात समझ में आ रहा है तो कल इसी चैप्टर से हम क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन को समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग को होमवर्क में याद करना होगा ये चारों सूत्र, और ये चारों सूत्रों को हम एक बार फिर से समझा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले इसको आपको उतार लेना है और नोट्स बुक में सबको लिख लेना है। तब तक यह सूत्र आप देख लीजिए। यहाँ पर एस का मतलब होता है श्रेणी में कुल पदों का योग। एस का मतलब होता है श्रेणी में कुल पदों का योग। जैसे आपकी श्रेणी एक है, जैसे मान लेते हैं एक श्रेणी आपका है 2 4 6 8 10 12 14, स्टॉप हो गया यहाँ पर। तो सब जोड़ाया जाएगा इस सूत्र के माध्यम से। इस सूत्र के माध्यम से सब जोड़ा जाएगा। एन के जगह पर हो जाएगा कुल पदों, एन की जगह पर हो जाएगा कुल पद 1 2 3 4 5 6 7। तो एन की जगह पर क्या हो जाएगा 7। ए की जगह पर हो जाएगा पहला पद 2, ठीक है ना बाबू। और ए की जगह पर पहला पद, वहीं एन की जगह पर फिर 7 हो जाएगा और -1 हो जाएगा सूत्र से। और डी का मान बाबू क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घट जाएगा तो डी का मान भी 2 आ जाएगा और यह सूत्र में रख दिया जाएगा। सारा संख्या का जोड़कर आंसर मालूम चल जाएगा। तो एस का मतलब होता है सभी संख्याओं, श्रेणी में सभी संख्याओं का योग। बोलिए बाबू, एस का मतलब क्या होता है, श्रेणी में सभी संख्याओं का योग। आज हम इस समांतर श्रेणी का बेसिक बता दिए हैं। कल से इस समांतर श्रेणी से इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ये भी वही चीज़ है, जैसे एन का सूत्र होता है, एन का सूत्र बताया है एन बराबर एनवा पद। तो ए पहला पद एन पदों क्या, यहाँ पर पहला एन क्या है, एन जो है पदों की संख्या है, एन क्या है पदों की संख्या, और डी है जो सार्व अंतर है। और एल जो है यह एन का काम करता है। एल जो होता है बाबू क्या होता है, वह एनवा ही पद होता है। एल क्या होता है, एनवा पद होता है। ए एन बराबर आप लिख सकते हैं एल, आप लिख सकते हैं ए एन बराबर एल, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 2a के जगह पर क्या हुआ है, 2a के जगह पर a प्लस a हुआ है और a प्लस a मिलकर 2a हो गया है और प्लस का प्लस n का n यहाँ पर माइनस होगा, n-1 और d का d। यहाँ पर बाबू क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा बाबू, माइनस होगा, ठीक है। और a प्लस l, तो a प्लस n-1 d हो गया है। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग होमवर्क में ये चारों सूत्र को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इसको उतार दीजिएगा। कल इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से कल बनेगा। आज इसीलिए हमने कुछ बेसिक बात बताई है, इसीलिए मैंने आज आप लोग को बेसिक बात बताई है, ठीक है। और कल से इस चैप्टर से वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।